फुटबॉल के इतिहास की बात करें या पूरे खेल जगत की बात कर लें, इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता जो इस कहानी में हुआ जो आप आगे सुनेंगे। अगर कोई भी खेल प्रेमी होगा, किसी खेल को पसंद करता होगा तो वो इस कहानी को सुनने के बाद ज़रूर अफ़सोस करेगा। साल 1994 का था, इसी साल फीफा वर्ल्ड कप भी होना था। इसे कोलंबिया के इतिहास का या कोलंबिया के फुटबॉल का जो इतिहास रहा है उसका स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है। क्योंकि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से पहले जिस तरह का खेल कोलंबिया ने दिखाया था वो काबिले तारीफ था। पिछले 26 में से 25 मैच कोलंबिया ने जीते थे या तो ड्रॉ हुए थे, लेकिन मात्र एक मैच ही ऐसा था जो कोलंबिया ने हारा था। उसके बाद ही क्वालिफाइंग राउंड में कुल 6 में से 4 मैच कोलंबिया ने जीते थे और 2 ड्रॉ खेले थे, जिसमें जो आखिरी मैच था वो काफ़ी अद्भुत रहा था। अद्भुत इसलिए क्योंकि जो भी फुटबॉल को जानता होगा वो ज़रूर इसे समझ सकता है कि कोलंबिया ने उस साल क्वालिफाइंग राउंड के आखिरी मैच में अर्जेंटीना को 5-0 से हराया था, जिसके बाद फुटबॉल का जो वो स्टेडियम था वहाँ पर मौजूद दर्शक थे, उन्होंने 90 मिनट तक उस जीत का जश्न मनाया तालियां बजाकर। मैच के बाद 90 मिनट तक वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। लेकिन फिर आता है वर्ल्ड कप का एक मैच जो कोलंबिया वर्सेस अमेरिका का था। उस मैच के एक गोल ने कोलंबिया से उसका स्टार खिलाड़ी, उसका प्रतिभाशाली खिलाड़ी, उसका कप्तान हमेशा के लिए छीन लिया। एक गोल कोलंबिया को एक ऐसा जख्म देता है जिसके घाव अभी तक ताज़ा है, जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका। कहानी है आंद्रेस एस्कोबार की, जो कोलंबिया के कप्तान थे। वर्ल्ड कप के 10 दिनों के बाद वो इस दुनिया से चले गए और उनकी गलती सिर्फ एक गोल थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज की कहानी की शुरुआत होती है 1994 से। 1994 में कोलंबिया और अमेरिका के बीच एक मैच खेला जाना था। उसी मैच के ऊपर, उस मैच के एक गोल के ऊपर ये पूरी कहानी है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर हम चलते हैं, जहां पर आपको कोलंबिया का जो इतिहास है वो थोड़ा जानना ज़रूरी है। 1980-90 का दशक था। कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स का काफ़ी बोलबाला था। यहाँ पर क्राइम्स काफ़ी आम थे, हत्याएं, डकैती और ये सारी चीज़ें काफ़ी आम थी। 1980-90 के दशक में कोलंबिया में जो ड्रग के सारे गैंग्स थे उसमें एक मुख्य नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार वो नाम है जिसने ड्रग की स्मगलिंग करके उस वक्त दुनिया के जो 10 सबसे अमीर व्यक्ति है उसमें अपना नाम शुमार करवाया था। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पाब्लो एस्कोबार की एक दिन की कमाई ड्रग्स से करीबन 400 करोड़ रुपए थी। एक बार का वाकया है जब पाब्लो एस्कोबार की बेटी की तबीयत खराब हुई थी, उसको काफ़ी ठंड लग रही थी, वहाँ पर आसपास कुछ जलाने के लिए था नहीं, तो पाब्लो एस्कोबार ने अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर पूरी रात तक जलाए थे। उसके पास इतना पैसा था कि वो ड्रग की जो तस्करी करता था अमेरिका में, वो हवाई जहाज़ों के टायर में ड्रग भरकर दूसरे देशों में भेजा करता था। यहाँ तक कि जब सरकार उसे पकड़ने की कोशिशें करती रही तो उसने सरकार से भी डील की थी और अपना खुद का जेल बनवाया था जो काफ़ी आलीशान था, जहाँ पर सारी सुविधाएं थी। मतलब उसके पास इतना पैसा था कि उसने अपना पैसा कहाँ पर गाड़ा है ये उससे भी खुद को नहीं पता था। यहाँ तक कि एक समय पर इतना पैसा आ गया था कि उसे रखने के लिए उसके पास कोई भी जगह नहीं थी। उसके भाई ने एक बार खुलासा किया था, मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं, लेकिन करीब 2 लाख डॉलर्स के सिर्फ रबर आते थे उन पैसों को फोल्ड करने के लिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यही सब कुछ होता है। पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में करीब 4,000 से ज़्यादा हत्याएं की थी, जिसमें पुलिस वाले, जज और कई बड़े बड़े ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने पाब्लो एस्कोबार को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन साथ में पाब्लो एस्कोबार जो था वो वहाँ के जो लोग थे मेडलिन के, उनके लिए एक तरह से रॉबिन हुड भी था। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जो पैसा आता था वो उन लोगों को दान कर दिया करता था। किसी को भी कोई भी ज़रूरत होती थी तो पाब्लो एस्कोबार उसे बिन बोले
काफ़ी पैसे देता था, उनका इलाज करवाता था, उनके लिए हॉस्पिटल्स खोलता था। तो ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन फिर आता है 2 दिसंबर 1993 का दिन। 2 दिसंबर को अमेरिका का मोस्ट वांटेड पाब्लो एस्कोबार अमेरिका की जो फोर्स थी उसके साथ और कोलंबिया की जो फोर्स थी, ये दोनों एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और पाब्लो एस्कोबार का एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन पाब्लो एस्कोबार के एनकाउंटर के बाद ही वहाँ पर इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही कारण था कि इसकी मौत के बाद कोलंबिया में हर कोई जो था वो अपने आप को बॉस समझ रहा था, वो अपने आप को डॉन समझ रहा था। यही कारण था कि उसके बाद वहाँ पर इस तरह की हिंसाएं हुई कि जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। उस वक्त का जो एक आंकड़ा था कि कोलंबिया में उस वक्त हर दिन करीब 80 हत्याएं होती थी। तो यही सब चीज़ें थी। लेकिन इन्हीं ड्रग कार्टेल्स जो थे, इनका एक शौक था फुटबॉल। फुटबॉल इसलिए क्योंकि वहाँ पर पाब्लो एस्कोबार ने कई फुटबॉल की ऐसी लीग शुरू की थी और उन लीग में कई ऐसी टीम थी जहाँ पर इन ड्रग तस्करों ने अपना पैसा जो था वो इन्वेस्ट किया था। तो ये सट्टा भी खेलते थे फुटबॉल पर, और साथ में ये जो खिलाड़ी थे इनके जो होटल के कमरे थे वहाँ तक पहुँच जाया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें धमकियाँ भी मिलती थी और ये तमाम चीज़ें चलती थी। तो एक तरह से जो कोलंबिया का फुटबॉल की जो टीम थी वो अपना जो ग्राफ था प्रदर्शन का उसे उठाते हुए आगे बढ़ रही थी निरंतर। लेकिन साथ में ही उनके अपने देश में उन्हें रोकने के लिए कई ऐसे ड्रग तस्कर और कई ऐसे लोग थे जो लगातार उन्हें धमकियां देते थे, उन पर दबाव बनाते थे। कई खिलाड़ी जो थे ड्रग तस्कर के कहने पर बाहर हो जाते थे, कभी अंदर हो जाते थे। तो यही सब चलता था। मतलब पूरी तरह से जो फुटबॉल की टीम थी उन पर कंट्रोल था ड्रग तस्करों का। अब सीधे चलते हैं 1994 में, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। 17 जून से 17 जुलाई तक वर्ल्ड कप को चलना था। इसी बीच जो कोलंबिया का सफ़र था वो डर के कारण शुरू हुआ था। डर कुछ धमकियों का जो ड्रग कार्टेल से मिल रही थी। लेकिन उससे पहले ही पहला जो मैच था कोलंबिया का रोमानिया के साथ, उनके जो एक काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे लुइस चोंटो हरेरा, उनके भाई की इन्हीं ड्रग तस्करों ने हत्या कर दी थी। वो भी एक एक्सीडेंट था। और इससे पहले जब पाब्लो एस्कोबार की डेथ हुई थी उसके एक दिन बाद ही लुइस चोंटो हरेरा जो थे उसके बच्चे का किडनैप कर लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। एक डर के साथ ही ये टीम मैदान में उतरती है और पहला मैच रोमानिया के साथ था तो उसमें कोलंबिया को 3-1 से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद कोलंबिया की जो टीम थी वो काफ़ी दबाव में आ गई थी। मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद ही जो अगला मैच था अमेरिका के साथ, उससे पहले इनकी खिलाड़ियों की और कोच के साथ एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कोच काफ़ी डरे डरे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ड्रग कार्टेल से ये धमकी मिली है कि गैब्रियल बराबस गोमेज को अगर खिलाया तो उनकी कोलंबिया की जो पूरी टीम थी उसको मार दिया जाएगा। तो कोच कहते हैं मैं एक खिलाड़ी के लिए अपनी पूरी टीम का बलिदान नहीं दे सकता। उसके बाद ही जो गोमेज काफ़ी स्टार खिलाड़ी थे उसे बैठा दिया गया था। इसके साथ ही जो उनका मेन गोलकीपर था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया था एक खिलाड़ी से जो सिर्फ ड्रग कार्टेल्स जो थे उनकी धमकियों के कारण हुआ था। तो इन्हीं डर और धमकियों के बीच कोलंबिया की टीम अमेरिका के साथ मैच में उतरती है। और मैच में उतरने के बाद काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। कोलंबिया की टीम अटैक कर रही थी। करीब 30 से 35 मिनट ये मैच चलता है और कोलंबिया की टीम अमेरिका पर हावी रहती है। लेकिन 35वें मिनट में एक पल ऐसा आता है जब अमेरिका का एक खिलाड़ी कोलंबिया के गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था और गोल के बहुत नज़दीक आने के बाद वो अमेरिका का खिलाड़ी अपने एक साथी खिलाड़ी को फुटबॉल पास करता है। लेकिन उसी बीच कोलंबिया के जो कप्तान थे, उनके डिफेंडर आंद्रेस इस्कोबार, वो बीच में आते हैं उस पास को बचाने के लिए ताकि गोल को बचाया जा सके। लेकिन वो जब अपने पैर से, आप वीडियो में देख सकते हो, वो अपने पैर से इस फुटबॉल की जो डायरेक्शन थी वो दूसरी तरफ करना चाहते थे, लेकिन जूते पर एक ऐसी जगह पर फुटबॉल लगती है और सीधे अपना ही गोल कर बैठते हैं। उसके बाद वो ज़मीन पर लेट जाते हैं। लेकिन यही एक गोल जो था वो आगे चलकर कुछ ही दिनों में उनकी मौत का कारण बनता है। ये मैच फिर आगे चलते रहता है। करीब 50वें मिनट पर अमेरिका अपना दूसरा गोल करती है और 2-0 की बढ़त हो जाती है। और मैच खत्म होने के साथ ही करीब 90 मिनट में कोलंबिया भी एक गोल करती है, लेकिन उसके बाद सीटी बज जाती है और मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये लोग डरते डरते वापस अपने होटल्स में जाते हैं।
लेकिन इस बीच कोलंबिया के जो तमाम खिलाड़ी थे, उनके कोच थे, वो जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि अमेरिका का जो मैच था और रोमानिया का जो मैच था, उन दोनों में कोलंबिया काफ़ी हावी दिख रही थी। इसी कारण ड्रग कार्टेल्स ने उनके ऊपर काफ़ी पैसा लगाया था। तो यही सब चीज़ें थी। अब आगे जो अगला मैच था कोलंबिया का स्विट्ज़रलैंड के साथ था और वो मैच कोलंबिया जीत जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका जो सफ़र था वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ही ये तमाम खिलाड़ी कोलंबिया जाते हैं और ये काफ़ी डरे डरे से रहते हैं, ये अपने घरों में ही रहते हैं और इनके साथ सिक्योरिटी भी रहती है। लेकिन इसी बीच जो एक सेल्फ गोल किया था आंद्रेस एस्कोबार ने, गलती से वो अपना ही गोल कर बैठे थे और वो टीम के कप्तान भी थे, इसलिए उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी भी ली थी। तो उनको काफ़ी धमकियां मिल रही थी। इस बीच उनका जो परिवार था वो भी उनकी सुरक्षा कर रहा था, उन्हें घर पर रहने की सलाह दी जाती थी, कोच ने भी यही कहा था। लेकिन 1 जुलाई का एक दिन आता है जब आंद्रेस एस्कोबार को लगता है कि उनके साथ गलती तो हो गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। वो चाहते थे कि मैं अपने लोगों का सामना करूं और लोगों से ये बताऊं। 1 जुलाई की बात थी। 1 जुलाई की रात वो अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से मेडलिन में ही अल इंडियानो एक रेस्टोरेंट था, बार था, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये दोस्त लोग आपस में थोड़ी सी पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन उसी बीच आंद्रेस एस्कोबार के कई दोस्त धीरे धीरे जाने लगते हैं और वहाँ पर आंद्रेस एस्कोबार ही अकेले बैठे रहते हैं। करीब रात को 2 से 3 बज जाती है। 2 जुलाई की ये आधी रात थी। वो वापस से पार्किंग में अपनी कार के पास आते हैं और कार के पास आने पर उनकी कुछ लोगों से बहस हो जाती है। ये जो लोग थे ये गैलन ब्रदर थे, वहाँ के एक ड्रग तस्कर, और ये सभी लोग तो ये आंद्रेस एस्कोबार को उस सेल्फ गोल के लिए चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद आंद्रेस एस्कोबार भी कुछ जवाब देते हैं और आपस में इनकी कुछ बातचीत होती है। लेकिन उसके बाद ही गैलन ब्रदर का जो एक बॉडीगार्ड था वो आंद्रेस को पीछे से 6 गोलियां मारता है और गोलियां मारते हुए हर गोली के साथ वो जोर से चिल्लाता है गोल। जो कि फुटबॉल में जब कोई भी गोल होता है तो जो कमेंटेटर्स थे वो काफ़ी लंबी आवाज़ में गोल कहकर चिल्लाते थे, ये उसी तरह की आवाज़ थी। उसके पीठ पर 6 गोलियां मारी जाती है। उसके बाद ही ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और वो जब पहचान करते हैं कि ये कोलंबिया टीम के कैप्टन हैं, करीब इस बीच आधा घंटा बीत जाता है। आंद्रेस एस्कोबार 6 गोलियों के साथ वहाँ पर पड़े थे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद करीब 45 मिनट में ही उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद जब अगले दिन ये खबर पूरी कोलंबिया में फैलती है तो वहाँ पर सारे लोग जो थे, जो फुटबॉल के फैंस थे, वो एक तरह से सदमे में चले जाते हैं। सभी जस्टिस फॉर आंद्रेस एस्कोबार के नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इनकी जो अंतिम यात्रा थी, अंतिम संस्कार में करीब 1 से 1.5 लाख लोग आए थे। इस बीच जब इनका अंतिम संस्कार किया गया था उसी वक्त उधर वर्ल्ड कप भी चल रहा था। तो वर्ल्ड कप में भी स्टेडियम में जो फैंस थे उन्हें जस्टिस फॉर आंद्रेस एस्कोबार के बैनर लेते हुए देखा गया था। तो ये जो घटना थी ये पूरे फुटबॉल के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो बेहद दुखद है। इस तरह की घटनाएं एक तरह से आज के दौर में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन 1994 में कोलंबिया के जो कप्तान थे काफ़ी टैलेंटेड ये थे। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये उस वक्त ज़िंदा होते तो आज शायद कोलंबिया का जो फुटबॉल का इतिहास है और आगे जो भविष्य था वो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि इन्हीं की कप्तानी में कोलंबिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो यही थी कहानी आंद्रेस एस्कोबार की, जो फुटबॉल जगत की एक अफसोसजनक कहानी है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और साथ में अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।